नमस्कार दोस्तों, ये है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। अभी तक हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और दुनिया दो खेमों में, दो ग्रुप्स में या यूं कहें दो ध्रुवों में विभाजित हो जाती है। एक तरफ वो देश होते हैं जो अमेरिका का समर्थन करते हैं, जिन्हें हमने पहली दुनिया के देश भी कहा था, और दूसरी तरफ वो देश होते हैं जो सोवियत संघ का समर्थन करते हैं, जिन्हें हमने दूसरी दुनिया के देश कहा था। अब कुछ ऐसे देश भी थे जो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन देशों को हमने कहा तीसरी दुनिया के देश या गुट निरपेक्ष देश। ये कौन से देश थे? इनमें जो मेनली कंट्रीज थे वो थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज वो थे जो किसी न किसी यूरोपीय ताकत के गुलाम रह चुके थे। और हमने देखा था कि 1940s, 50s और 60s में बहुत सारे कंट्रीज जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे। ये कंट्रीज ये नहीं चाहते थे कि ये किसी भी महाशक्ति के गुट का हिस्सा बने और इन्होंने गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया। इन्होंने एक थर्ड ऑल्टरनेटिव सामने रखा, यानी ये किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और ये दोनों ही महाशक्तियों के गुट से अलग रहना चाहते थे। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है ये जो दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके गुट से अलग रहना। अब चर्चा करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारणों की कि किस कारण से ये जो कंट्रीज थे ये क्यों अलग रहना चाहते थे, ये किसी भी महाशक्ति के गुट का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते थे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इनमें जो मोस्टली कंट्रीज थे वो नव स्वतंत्र यानी वो अभी अभी किसी न किसी यूरोपीय शक्ति से आज़ाद हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। और ये कौन सा टाइम था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ? यानी वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये शीत युद्ध का दौर था। 1945 टू 1990 हमने चर्चा की थी कि शीत युद्ध का दौर था। तो जब इन्होंने देखा कि हम अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी महाशक्ति के गुट का हिस्सा बने, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा था कि इनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता को खतरा था। नंबर 1 बात। दूसरी अगर बात करें तो ये जो गुट निरपेक्ष देश थे इनमें ज़्यादातर कंट्रीज अल्प विकसित थे, यानी यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ था। तो ये किसी भी गुट का हिस्सा ना बन के अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये लगा इन कंट्रीज को कि अगर कोई भी नव स्वतंत्र देश को कोई भी गुट दबाने का प्रयास करेगा तो दूसरा गुट कहीं ना कहीं उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं सिक्योर फील करेगा। यानी अगर एक गुट प्रेशर बनाने की कोशिश करता है किसी नव स्वतंत्र देश पे या गुट निरपेक्ष देश पे तो दूसरा गुट उसकी मदद के लिए आगे आ जाएगा और इस तरीके से वो गुट निरपेक्ष देश अपना विकास बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। साथ ही दोनों ही गुट इन देशों को अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे कि इनको कोई ना कोई आर्थिक सहायता प्रदान करें जिससे कि वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो इससे भी इन गुट निरपेक्ष देशों को अपने आर्थिक विकास में सहायता मिल रही थी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी था कि ये जो देश थे इन्होंने गुट निरपेक्षता का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि ये हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब चर्चा करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों की। तो इसमें टोटल 5 नेता थे। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना की वामे एनक्रुमा। ये जो 5 नेता थे इनको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कहते हैं। तो इसका मैं थोड़ा ब्रीफ बताती हूँ। ये जो यूगोस्लाविया, इंडिया और मिस्र के नेता थे इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी, यानी टीटो,
नेहरू और नासिर। ये तीनों नेता 1956 में एक बैठक करते हैं और उस बैठक का समर्थन करते हैं दो कंट्रीज के नेता और भी। कौन से? इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रूमा। तो इन पांचों को हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहते हैं। अब आप ये देखें कि 1956 में कहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन 5 नेताओं से यानी 5 कंट्रीज से शुरू होता है और धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो जाता है कि अगर आज हम प्रेजेंट में बात करें तो इसके 120 सदस्य देश हैं। तो अभी इसकी थोड़ी सी जर्नी किस तरीके से हुई इसकी चर्चा करेंगे। यानी 1956 में पहली बैठक हुई और जो पहला सम्मेलन हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बारे में पूछा जाएगा तो वो होता है 1961 में। जगह थी बेलग्रेड। इसको हम बेलग्रेड सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें टोटल 25 सदस्य देश शामिल होते हैं। अब इसका रीजन क्या था? ये जो सम्मेलन था कि पहले जो 5 देश थे वो एक बैठक करते हैं, फिर चर्चा ये होती है कि किस तरीके से शीत युद्ध का तो प्रसार बढ़ता ही जा रहा है और इसका हमें हिस्सा नहीं बनना है। और धीरे धीरे बहुत सारे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं और वो इस रेस का जो शीत युद्ध की रेस होती है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अब बात करेंगे 2006 में एक सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन था वो? 14th। उसमें टोटल कंट्रीज थे 116 मेंबर कंट्रीज यानी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था और 15 पर्यवेक्षक देशों ने हिस्सा लिया था। पर्यवेक्षक देश होते हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज, यानी वो मेंबर कंट्रीज नहीं होते हैं, वो सिर्फ सम्मेलन वगैरह में भाग लेते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते हैं। लेटेस्ट जो अभी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ इसकी बात करें तो ये 18th गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। किस ईयर में हुआ? 2019 में। जगह थी बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। और अगर हाल फिलहाल इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं वो चर्चा करें तो 120 सदस्य। हाँ, तो देखो 5 थे स्टार्टिंग में, 5 कंट्रीज ने अपनी बैठक की। पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देश थे और अब आज के टाइम में 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश यानी 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जो कि इसके फुल टाइम मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम ये जो सम्मेलन होते हैं इनका हिस्सा बनते रहते हैं। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ ना तो पृथकतावाद है और ना ही तटस्थता का धर्म निभाना है। तो पहले देखते हैं कि पृथकतावाद क्या है। पृथक का मतलब होता है अलग, यानी पृथकतावाद का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखना या काट के रखना। यानी जो देश पृथकतावाद को अपनाता है वो अपने आप को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग करके रखता है। इसका उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका ने 1787 से लेके 1914 तक पृथकतावाद के सिद्धांत को अपनाया, यानी उस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा। अब अगर बात करें कि क्या गुटनिरपेक्ष देश भी पृथकतावाद को अपनाते हैं? नहीं। गुटनिरपेक्ष देश अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग करके नहीं रखते हैं, बल्कि जब कहीं भी शांति या स्थिरता बनाने के लिए कोई भी मध्यस्थता की भूमिका निभानी होती है तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो ये 2 गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो ये गुट बनाए गए थे, इनके बीच में जहां कहीं भी कोई टेंशन हुई या कोई वॉर की सिचुएशन हुई तो गुटनिरपेक्ष देशों ने एक बहुत ही पॉजिटिव भूमिका निभाई उस वॉर को टालने के लिए या शांति बनाने के लिए। अब बात करें तटस्थता की, तो तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में शामिल ना होने की नीति, यानी युद्ध के बारे में ना तो अपना कोई व्यू पॉइंट बनाना कि अगर 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा है तो कौन सा कंट्री सही है गलत है, यानी युद्ध से अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखना, युद्ध को समाप्त करने की कोशिश भी ना करना, ये होता है तटस्थता। हम यूं कह सकते हैं कि जो देश तटस्थता के धर्म को निभाते हैं वो कभी भी युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं
और ना ही युद्ध को सही गलत होने के बारे में अपना कोई पक्ष देते हैं। तो अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष देशों की, तो इन्होंने तटस्थता का धर्म नहीं निभाया, क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था उसको टालने के लिए, शांति बनाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, बल्कि बहुत बार गुटनिरपेक्ष देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास भी किए हैं, युद्ध को समाप्त करने के भी प्रयास किए हैं। एग्जाम्पल भी आप ये भारत वाला दे सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद के सिद्धांत को अपनाना है, तो नहीं, गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद के सिद्धांत को अपनाना भी नहीं है। अब बात करेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो हमने अभी चर्चा की थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो देश थे ये ज्यादातर अल्प विकसित देश थे, यानी यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ था। और ये सारे के सारे जो मोस्टली कंट्रीज थे ये नव स्वतंत्र देश थे, यानी ये किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के गुलाम रहे थे काफी टाइम तक। तो ऐसे में ये काफी पिछड़े हो गए थे आर्थिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक नई जो थी व्यवस्था के बारे में कहीं ना कहीं इस पे जोर दिया गया कि इनका जो विकास है इसके लिए कुछ ऐसे हमें कदम उठाने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जिससे कि ये जो अल्प विकसित देश हैं इनमें विकास हो सके। इसी धारणा को हम कहते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। एक इसमें अगर पूछा जाए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो हमें अंकटाड इसको समझना जरूरी है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन होता है। कौन सा? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका थीम था, इसका टाइटल था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ सुधारों की बात कही गई थी। ये क्या सुधार थे? नंबर 1 चीज, अगर हमने 10th क्लास में या पहले भी हिस्ट्री की बुक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है कि किस तरीके से जो यूरोपीय ताकतें थी ये अपने गुलाम देशों से कच्चा सामान लेकर के सस्ते दामों में अपने होम कंट्री में आकर के फैक्ट्रीज में सामान बना के उनको महंगा बेचते थे। यानी कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे ये जो अल्प विकसित देश थे कि इनसे सस्ते में कच्चा सामान लिया जाता था और उनको अपने कंट्रीज में ला करके फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना करके महंगे रुपए में बेचा जाता था। तो अब अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था, तो इन्हीं चीजों को कुछ सुधार करने की बात की गई थी। नंबर 1 चीज कि जो अल्प विकसित देश हैं ये अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखेंगे, यानी इनका एक्सप्लॉयटेशन ये जो पश्चिम के यूरोपीय देश हैं ये नहीं करेंगे। इनका कंट्रोल जो अल्प विकसित देश है बिल्कुल फुल होगा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर। दूसरा, ये जो अल्प विकसित देश हैं इन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये अपने कंट्रीज में सामान बना करके और जो पश्चिम के यूरोपीय देश हैं उनके बाजारों में जा करके अपना सामान बेच सकें, क्योंकि इसी से जो ये व्यापार होगा इसमें इन्हें फायदा होगा। तीसरी बात, सबसे बड़ा जो ये अल्प विकसित देश थे इनके साथ इश्यू ये था कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन्हें टेक्नोलॉजी के लिए जो पश्चिमी देश कहें या यूरोपीय देश कहें एक ही बात है, इनके ऊपर निर्भर होना पड़ता था और इन्हें जो टेक्नोलॉजी मिलती थी वो बहुत महंगी मिलती थी। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी है इसकी लागत यानी इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अल्प विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। काफी सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। इनमें कहीं ना कहीं जो ये धनी देश हैं इनका वर्चस्व ज्यादा है। तो ये बात भी कही गई कि ये जो अल्प विकसित देश हैं इनका जो पक्ष है इसको भी सुना जाना चाहिए, इनकी भूमिका बढ़नी चाहिए। अब बात करें कि किस तरीके से गुट निरपेक्षता की प्रकृति में बदलाव आया। तो हमने पहले देखा
कि जो 1961 में सम्मेलन हुआ था, इसमें आर्थिक मुद्दों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, बल्कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर या अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक ही सिमट के रह गया था। लेकिन धीरे धीरे 1970s के दशक में आर्थिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाने लगा। जैसे अभी हमने चर्चा की थी ना कि अंकटाड, ये सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। इसमें आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया गया। तो ये जो गुटनिरपेक्षता की प्रकृति में हमने कहीं ना कहीं देखा कि आर्थिक मुद्दे भी धीरे धीरे जुड़ गए। अगर चर्चा करें भारत और शीत युद्ध के बारे में, तो भारत ने क्या किया? हमने देखा कि ये किसी भी महाशक्ति के खेमे का हिस्सा नहीं बना, और साथ ही इसने नव स्वतंत्र देशों को भी कहा कि आप महाशक्तियों के खेमे में जा करके शामिल ना हो। अगर भारत की नीति की बात करें तो भारत की नीति नकारात्मक नहीं थी, बल्कि भारत ने बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक रोल प्ले किया कहीं ना कहीं ये जो दोनों गुटों के बीच में मतभेद थे इनको कम करने के लिए। अब कई बार भारत को ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता के थ्रू भारत ने अपने हित को साधा, यानी भारत के लिए बेनिफिशियल रहा। तो ये किस तरीके से बेनिफिशियल रहा? इसमें भारत की अगर हम बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले सका, ना कि उसे किसी महाशक्ति के हित को ध्यान में रखना था। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने हित को ध्यान में रखा, ना कि महाशक्तियों के हित को ध्यान में रख के फैसले लिए। दूसरा, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाती थी तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करता था। अब चर्चा करेंगे कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों हुई। कई आलोचकों का मानना था कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ये कहीं ना कहीं सिद्धांत विहीन है। सिद्धांत विहीन कैसे है? क्योंकि भारत अपने हित को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई पक्ष लेने से बचता रहा। जहां कहीं उसे चूज करना पड़ता था कि वो किस साइड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, अमेरिका या सोवियत संघ, तो वो ऐसी स्थिति में हमेशा ही ऐसी स्थिति को अवॉइड करता रहा। दूसरी बात, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। ये भारत की स्थिति काफी विरोधाभासी रही। यानी भारत एक तरफ तो यूं कहता था कि मैं किसी भी खेमे का, किसी भी गुट का समर्थन नहीं करता हूं, वहीं दूसरी ओर जब भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश संकट के कारण हुआ था, तो उस समय भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी भारत ने सोवियत संघ का कहीं ना कहीं समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत को आवश्यकता थी अपने लिए राजनयिक और सैन्य सहायता की, जो कि उस समय सोवियत संघ ने भारत को प्रोवाइड की थी। तो इस कारण भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना होती है। अब अगर बात करें कि अब तो शीत युद्ध समाप्त हो गया है, तो ऐसे में गुटनिरपेक्षता का क्या कोई महत्व रह गया है? तो हाँ, आज भी गुटनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये तीसरे विश्व के देश हैं, जिन्हें कि हम जानते हैं कि मोस्टली इसमें नव स्वतंत्र देश थे, ये कहीं ना कहीं किसी यूरोपीय शक्ति के गुलाम रहे थे। तो इनमें एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। ऐतिहासिक जुड़ाव इसलिए है क्योंकि इन्होंने गुलामी का जो दंभ था उसको सहा था, तो इससे इनमें एक कनेक्शन ये फील करते हैं और इनमें एक सशक्त ताकत बनने की क्षमता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गुटनिरपेक्षता ने रास्ता दिखाया वो ये था कि गरीब और विश्व के छोटे देश, इन्हें किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये पॉसिबल है कि ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकें। तीसरा अगर बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने असमानताओं को कहीं ना कहीं इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। इसमें जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो कि अंकटाड का सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसमें क्या कोशिश की गई थी कि ये जो अल्प विकसित देश हैं इनके लिए ऐसी स्थिति बनाई जा सके कि इनका आर्थिक विकास भी हो सके, यानी जो आर्थिक असमानताएं हैं उनसे निपटा जा सके। सो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।